क्या कहती है पीएमएलएन इस सारे मामले पर? जनाब एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पीएमएलएन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया वक्त देने का। ये अच्छा है, मैंने कहा फवाद चौधरी साहब की मौजूदगी में कहा कि ये अच्छी बात है कि इस अपोजिशन ने या पीएमएल नून ने, हालांकि वो तो खुद मुतासिर रही है इस तरह के नारों से कि जनाब, और आप तो पर्सनली तौर पर रहे हैं, अल्लाह ताला ने महफूज रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा है कि आपने उस अंदाज से इनको गुस्ताख और गद्दार के लेबल्स नहीं दिए, वरना शायद आपको सियासी फ़ायदा होता लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छा ना होता। तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये शाहिद खाकान साहब के एक एक्ट ने सारा मामला धुंधला नहीं दिया। अब सब ये बात कर रहे हैं कि देखें जी, इतना आसास मामला है, वहाँ वो साबिक वज़ीर आज़म खड़े के कह रहा है स्पीकर को मैं जूता मारूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या एक्ट है? नहीं, देखिए, ये दोनों वाक़यात बिल्कुल अलहदा हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का और दीगर अपोजिशन जमातों का कॉन्टैक्ट है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था और उसका पीटीआई से मुवाजना करें जो 2017 में हमने सामना किया है, सही है। तो ये बड़ा अनफेयर कमेंट था प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने अपनी स्पीच में हमें ताना दिया है कि हमने सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की है। अगर हमने सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की होती तो आज ये हर जगह अपने घरों के से बाहर ना निकल सकते, हालात बहुत ख़राब होते हैं। तो हमने तो बहुत ही तहम्मुल से और एक कौमी जज्बे के साथ अपना किरदार अदा किया। लेकिन आप ये देख कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि सलमान रुश्दी ने जब किताब लिखी वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या किया, और पीएमएलएन जो है वो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रही है, जो कि हकीकत के बरखिलाफ दोनों बातें थी। आज असेंबली में जो वजीर मजहबी अमूर हैं, उन्होंने फिर हमारे खिलाफ खत्मे नबूवत का फतवा सादर फरमा दिया और हालात को फिर बिगाड़ने की कोशिश की। तो बदकिस्मती ये है कि ये हुकूमत जो है मुसलसल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। इनके यहाँ इंक्लूसिव या यकजहती की सियासत का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। आप देखिए 3 सालों में क्या कभी प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूरत महसूस की है कि वो किसी अहम कौमी मसले पर ऑपोजिशन के साथ बैठे? अच्छा, अब अगर आप ताउन की बात करते हैं कि ऑपोजिशन इनसे ताउन करे, तो फौरन ही ताना मिलता है कि जी ये तो ताउन इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें एनआरओ चाहिए। तो फिर ऑपोजिशन अपनी इज्जत को गंवा के क्यों इनके साथ ताउन करे? हमें तो कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमने तो इनसे कुछ नहीं लेना। तो शाहिद साहब का मामला था, ये बिल्कुल अलहदा था, क्योंकि हमारी शिकायत है कि कौमी असेंबली में हुकूमत ने स्पीकर के ओहदे को बिल्कुल जानिबदार किया हुआ है और उन पर शायद दबाव है या क्या वजह है, वो अपोजिशन को माइक नहीं देते। हमेशा से ये रवायत रही है कि जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हों या पार्लियामेंट्री लीडर खड़ा हो तो उसको मौका दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है। आज हम जब ये रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे तो बहुत अहम नुक्ता उठाना चाहते थे, कानूनी नुक्ता उठाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने माइक नहीं दिया, जिस पर फिर अपोजिशन के अरकान को जाकर एहतजाज करना पड़ा और एहतजाज के जरिए हमने माइक लिया और वहाँ पर अपनी बात की। तो ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसका जो ज़्यादा जिम्मेदारी है वो हुकूमती रवैये पर है और स्पीकर की तरफ से यकतरफा कार्रवाई चलाने की है। आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि आप लोगों ने कहा कि हमें 1 घंटा दें, हम इस करारदाद में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं और ये, तो आप बताइएगा पीएमएलएन का मौक़िफ़ इस करारदाद के हवाले से क्या है? आपको क्यों ये करारदाद इनकम्प्लीट लगती है? क्या मजीद होना चाहिए था या होना चाहिए है इस करारदाद में आप लोगों के ख्याल में? देखिए, जो करारदाद इन्होंने दी है, मुझे तो उसको पढ़ के फ्रैंकली कोई पर्पस समझ नहीं आया। अच्छा। वो एक तज़ाद का मजमूआ है। एक जगह वो करारदाद में ये कह रहे हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं। जी। एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट है जिस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता कि हम सब कंडेम करते हैं जो फ्रांस के अंदर हरकत हुई है और जिस तरह उसको पैट्रोनाइज किया गया, उससे तो कोई भी शख्स इख्तिलाफ करने का सोच भी नहीं सकता। सही है। लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो बड़ा हैरान कुन है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऐवान जो है ये फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी पर बहस करे, साथ ही उसके अंदर ये लिखा है कि जो खारजा पॉलिसी के मामलात हैं वो रियासत के अलावा कोई और इदारा तंजीम उसको ज़ेरे बहस नहीं ला सकता, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। तो अगर ये एम्बेसडर की बेदखली एक खारजा पॉलिसी का अमल है, हाँ, और ये रियासत ही के दायरे कार में है, तो फिर ये तो बताएं कि फिर रियासत की क्या सिफारिश है, हम फिर कैसे उस पर बहस कर सकते हैं रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर। इसीलिए नहीं, अभी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछे ये सवाल, आपसे कुछ लम्हात पहले वो साथ थे, उन्होंने कहा पार्लियामेंट अपना जो सेंस देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, उन्होंने कहा प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया है,
सारे के सारे जो अरकान है वो अपनी ज़ाती तौर पर राय देंगे, पार्लियामेंट की अक्सरियत का जो फहम हो गया हम वो कर देंगे। दिस इज व्हाट हिज आंसर वाज। ये नहीं, हमने जब सवाल किया इस करारदाद के ऊपर तो हमें ये जवाब हुकूमत के वजीर ने दिया कि ये करारदाद पेश की गई है हुकूमत और एक तंजीम के दरमियान मुआहदे के नतीजे में और इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो हमने कहा जनाब फिर ये पार्लियामेंट किस बला का नाम है? क्या आपका मुआहदा एक तंजीम के साथ, जिसे आप कलअदम तंजीम कहते हैं, वो पार्लियामेंट से भी बाला दस्त है, या पार्लियामेंट उसकी यरगमाल है कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकती? और फिर अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है तो वो मुआहदे की आप नकल हमें फराहम करें, हमें बताएं कि मुआहदा आपका क्या है, वो किस बात की राजदारी है जिससे ये रेजोल्यूशन मुआहदे से निकली है, तो वो मुआहदा भी तो साथ हमारे सामने हो। और फिर अगर हुकूमत ने मुआहदा किया है तो फिर जो बिजनेस ऑफ हाउस है उसके तहत किसी वजीर को वो रेजोल्यूशन टेबल करनी चाहिए और साथ में वो एक पॉलिसी बयान देता है, क्योंकि रहनुमाई तो रियासत में देनी है ना। एक तरफ खुद वो रेजोल्यूशन में कह रहे हैं कि ये दायरा कार खसूसन रियासत का है, तो रियासत की क्या राय है? ये तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट तो नहीं है। पार्लियामेंट का काम तो लेजिस्लेट करना होता है, तो एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग तो हुकूमत का डोमेन है। नहीं तो ये हुआ ना, अगर इसके बदले में हुकूमत ये कहे कि भाई हमने अपना फहम दे दिया खिताब में कि हम बेदखल इन वजूहात की वजह से नहीं कर सकते, अपना फहम हमने दे दिया इन बयानात में कि किसी जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होंगे, रहा ये स्पेसिफिक मसला कि सफ़ीर को बेदखल करना है या नहीं, अवामी नुमाइंदों के पास मामला चला गया, जैसे वो बोलेंगे वैसा कर देंगे। देखिए वसीम, कौमी असम्बली के अंदर तो किसी ने कोई फहम नहीं दिया ना, काश वो फहम दे सकते। इसीलिए तो मैंने आज सवाल किया कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट बिजनेस दैन नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हिच प्राइम मिनिस्टर इज अटेंडिंग। वजीर आजम कहाँ थे जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि हम सब सिपाही हैं और रियासत मदीना के दाई हैं, तो जब ऐवान के अंदर नामूस रसालत का मसला तय हो रहा हो या उस पर बहस हो रही हो, वजीर आजम के लिए तो ये एजाज़ की बात होनी चाहिए थी कि वजीर आजम कहते कि मैं आकर वो करारदाद पेश करूँगा। चलिए वजीर आजम मौजूद होते, खुद करारदाद ना पेश करते, किसी वजीर को कहते जो उसके साथ अपना फहम ऐवान को देता। ऐवान को तो कोई फहम नहीं दिया गया, जो उनका तो अगर एक लम्हे को मैं बफर्ज महाल एक लम्हे को सोचा जाए कि आप लोगों की बात मान ली जाती, तो आप इसमें क्या प्रिसाइसली ऐड करवाते? देखिए इसमें तो अब हमने दीगर जमातों के साथ भी मशवरा किया, क्योंकि जब भी आप कंसेंसस रेजोल्यूशन लाते हैं उसका ड्राफ्ट पहले तमाम जमातों के साथ शेयर करते हैं और सबकी इनपुट लेकर आप इत्तफाक राय करते हैं। हमने तो उसका ड्राफ्ट ही उसी वक्त पढ़ा है कि जब वो ले किया गया है, तो लिहाजा हमारे लिए कुदरती बात थी कि हम उन्हें कहते कि आप हमें इसका मुताला करने दें और इसके ऊपर अगर हमारी कोई तजावीज़ है, हम इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए दे सकें, तो उसका हमें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अभी करारदाद आ गई है, लेकिन स्पीकर ने जुमे तक मौखर कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए कि जब से बहस होगी, जो कि होगी, तो आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ देगी? बेदखली होनी चाहिए सफ़ीर की या नहीं? देखिए ये तो जो सबसे पहले मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक स्टेट वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं देगी, जब तक वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दाखिला स्टेटमेंट नहीं देते, पॉलिसी बयान, इसके नतीजे में जो ऐवान के अगर वो पॉलिसी बयान ये दे देंगे, अगर वो बयान दे देंगे कि हम सफीर को बेदखल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर आपने क्या बताना है? वो तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं ना कि जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होंगे और ये मामला। बाकी वो कह रहे हैं आप लोग बताएं पार्लियामान वाले कि बेदखल करना है या नहीं। आप डाल दिया। दुनिया भर में जो पार्लियामेंट्स के तरीक़ेकार हैं वो ये होते हैं कि हुकूमत एक पॉलिसी स्टेटमेंट देती है जिसमें किसी भी मसले के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे हाउस की विजडम के लिए ले करती है और फिर वहाँ के अरकान असेंबली उसकी रोशनी में अपना माइंड अप्लाई करके राय काम करते हैं। हमें तो अभी तक इन्होंने कोई चीज़ नहीं दी, जो बात की है वो हवाई बयानात हैं, कल को उसमें यू टर्न ले लेंगे। आप देखिए ना, जो चीज़ इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ना दें उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो बाहर इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनका तो आज तक यही ट्रैक रिकॉर्ड है कि यू टर्न हो जाता है, आज हो या कल हो या परसों। तो फिर आप इस मामले पे फिर तो अगर ये मामला ऐसे का ऐसा ही रहा तो फिर आप भी अपनी राय देने से गुरेज करेंगे बहैसियत पार्टी? जी, जब तक हमारे सामने पूरे फैक्ट्स ये नहीं पेश करेंगे इनका क्या मुआहदा हुआ है, इन्होंने क्या अंडरटेकिंग्स की हैं, जो वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया है उसके हवाले से ये क्या हमारे सामने इंफॉर्मेशन ले करना चाहते हैं ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन दें। देखिए कौमी असेंबली जो है
वो कोई एक गपशप का सेंटर तो नहीं है, ये तो एक आला तरीन ऐवान है। इसके जो फैसले हैं, इसकी जो बात है, उसकी पूरी दुनिया में एक साख होती है। इसलिए कौमी असम्बली को जब भी फैसला देना है, उसने तमाम मालूमात को पेश नज़र रख कर देना है। तो हुकूमत जब तक ये मालूमात और अपनी राय ईवान के सामने पेश नहीं करेगी कि वो क्या चाह रही है, वो क्या चाहती है, तो ईवान उस पर कैसे राय दे सकता है? अच्छा, आप एक मुआहदे की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हुकूमत बताए अपने, यानी उस मुआहदे की डिटेल्स। एक मुआहदा हुआ था जो आप लोगों ने किया था, और इंटरेस्टिंगली आपने ही किया था, आपके दस्तखत थे उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, आप वफाकी वज़ीर दाखिला थे। आपके ख्याल में उस मुआहदे की एक एक शिक्ल लफ्ज़ ठीक थी? उसमें बवसातत करंट DGISI जो DGC थे, ऑफ कोर्स फैज़ हमीद साहब, वो भी थे। जो हमने उस वक्त मुआहदा किया था, उसके जो मखसूस हालात हैं वो भी आपके इल्म में हैं। ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है कि उस वक्त हुकूमत को तमाम इदारों का वो ताउन हासिल नहीं था जो इस हुकूमत को आज हासिल है। इसके बावजूद हमने वो मसलन आप इदारों से क्या चाहते थे स्पेसिफिकली जो उन्होंने नहीं किया इस मामले में आपके साथ? मैं अब सर्च करूँ ना, इसके बावजूद जब हमें ये इंटेलिजेंस इतलात आनी शुरू हुई कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में मसलक की बुनियाद के ऊपर फसादात हो रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, आगाज़ हो रहा है, ये कितनी बड़ी चिंगारी थी। आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में आमने सामने बरेलवी और देवबंद मसलक के मसाजिद और मदारस हैं। खुदा ना खास्ता इस मुल्क में मसलक की बुनियाद पे फसाद शुरू हो जाता तो हम लबनान से आगे निकल जाते। तो इसलिए ज़रूरी था कि उस चीज़ को फौरी तौर पे डिफ्यूज़ किया जाए, और हमने कौमी सलामती के इदारों के साथ मिलकर उस मसले को डिफ्यूज़ किया, इनको यहाँ से रुखसत किया, और वो सूरत हाल टल गई। वरना एक बहुत बड़ा जो अलाव था वो तैयार था। उस मुआहदे का इसके बावजूद इंटरनल सिक्योरिटी से था, उसमें किसी सफीर के निकालने का या कोई बाहर की चीज नहीं थी। लेकिन ऐसा आप उस मुआहदे पर इदारों से शाकी नजर आते हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया चाहते थे? जी देखिए, उसमें जो भी हमने मुआहदा किया वो तमाम इदारों की कंसल्टेशन के साथ किया। यही वजह है कि उसके बाद कोई हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं रहा। इन्होंने एक मुआहदा साइन किया जिसमें हुकूमत के वजीरों ने साइन किया कि ये फ्रांस के एम्बेसडर को बेदखल कर देंगे। अब अगर इनको उस वक्त नहीं मालूम था कि उसके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में क्या मुज़मरात होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही नाअहल हैं। इन्होंने क्या वजारत ख़ारजा से राय ली वो साइन करते हुए कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या इन्होंने कौमी सलामती इदारों की इनपुट हासिल की कि इसको हमें करना चाहिए और हम कैसे कर सकते हैं? लिहाजा अगर आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसी एक ग्रुप के साथ, अब अगर वो ग्रुप आपसे कह रहा है कि आप उस पर अमल दरामद करें, तो आप तो फिर पाबंद है ना उस पर अमल दरामद करें। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात जिसके ऊपर अब आप आके कहते हैं कि जी उसके तो ये असरात होंगे, उसके तो ये असरात होंगे, मतलब ये है कि आपने बगैर सोचे समझे फिर इतना बड़ी बात मुआहदा कर दिया। आपने सिर्फ कि जी इनको उठाने के लिए दस्तखत करो, बाद में देखी जाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.